बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। 26 नवंबर के मैस्कर के हवाले से बुध को हयाताबाद में एक बड़ी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया थी। तो ये दुआया तकरीब लेकिन जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिससे PTI की मरकज़ी लीडरशिप ने खिताब किया। मरकज़ी खिताब सुहेल आफरीदी साहब का था, लेकिन सलमान राजा साहब ने और दीगर लोगों ने भी खिताबात किए। अगरचे इस मौके पर कई बेरहम लोगों की तरफ से, कई पत्थर दिल लोगों की तरफ से मजाक भी उड़ाया जाता रहा, और सिर्फ मुखालिफिन ही ने नहीं उड़ाया बल्कि कुछ अपनों ने भी उड़ाया। मजाक उड़ाया जाता रहा कि शहीद कहाँ से लाओगे, कैसा पत्थर दिल रखने वाला शख्स होगा जो इस तरह की बातें कर रहा है। भाई, लोग अपने प्यारों को रो रहे हैं, मरने वालों की वीडियोस चलाई गई हैं। क्या AI से जनरेट किए गए हैं ये लोग? ये जो लोग मारे गए, जिनकी तस्वीरें चलाई गई हैं, क्या ये AI से जनरेट किए गए हैं इनकी शक्लें? और क्या ये लोग ज़मीन पर आए ही नहीं थे? क्या इनका बाप, रोता हुआ बाप भी जाली है? क्या इनके बहन भाई जो अपने बच्चे को, भाई को, शोहर को, बाप को याद करते हुए रो रहे हैं, क्या ये भी जाली हैं? क्या इनके जाली जनाजे हुए थे? क्या इनके जो घर हैं वो इनके नहीं हैं, किसी और के हैं? क्या ये सब कुछ जाली है? क्या हवाई बात हो रही है? क्या कोई शख्स मरा ही नहीं था? कैसे बेरहम लोग हैं जो आज मजाक उड़ाते रहे। अगर आप किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते तो कम से कम खामोश रहें, मजाक तो मत उड़ाएं। आज शुहदा के घरों पर भी गए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मैं देख रहा था कि वो शहीद के घर पर भी गए और उनके लिए दुआया तकरीबात भी हुई हैं। इस मौके पर जब ये तकरीब हो रही थी तो डी चौक, डी चौक, डी चौक के नारे लग रहे थे कि डी चौक चलो, डी चौक चलो। मैंने ट्वीट भी की कि कैसे लोग हैं, पिछले साल गोली चली, लोग मारे गए, लेकिन ये डर नहीं रहे, फिर कह रहे हैं डी चौक चलो। और आज भी अगर कॉल दे दी गई तो ये लोग उससे बड़ी तादाद में निकलेंगे जितने पिछली दफा निकले थे। तो डी चौक के जो नारे लोग लगा रहे हैं, ये कम से कम निकलने के लिए तैयार हैं। और जो मजाक उड़ाते हैं कि आओगे तो फेंटा पड़ेगा, ये लोग फेंटे से बेपरवाह होकर डी चौक आना चाहते हैं, जो कि खतरनाक बात है। रियासत को, रियासती इदारों को कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि मामले को इस नौबत को ना आने दें और इस नहज तक ना पहुंचने दें इस मामले को। उससे पहले ही मसले को हल होना चाहिए। यहाँ सूरत हाल ये है कि तारीख़ी नहीं मिल रही, यहाँ सूरत हाल ये है कि केसेस ही नहीं लग रहे, यहाँ सूरत हाल ये है कि तोशाखाना 2 है, उसको 1.5 महीना हो गया। उसकी पहले तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही थी, शायद उस वक्त रियासत की पॉलिसी ये थी कि जल्द अज जल्द कंक्लूड किया जाए, लेकिन फिर पॉलिसी तब्दील हुई तो अब 1.5 महीना हो गया, केस ही नहीं लग रहा। कल केस की समाअत थी, फिर मुलतवी कर दिया गया है। 2 बड़े ऐलानात किए हैं सुहेल आफरीदी साहब ने, इस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ। वो ऐलानात उन्होंने क्या किए और कैसे उस पर एग्जीक्यूशन होगी और उससे काफ़ी लोग परेशान क्यों दिखाई देते हैं। इस पर बात करने से पहले मैं आपको ज़रा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की थी कि उन्होंने खामोशी तोड़ी है, लेकिन बाहर आए तो जब उन्होंने खिताब किया तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना ही बोलते तो अच्छा था, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला है वो इतना कमज़ोर है, उनका आर्गूमेंट इतना कमज़ोर है, उनके दलाइल इतने कमज़ोर हैं, उनकी कहानी इतनी कमज़ोर है कि उल्टा उन्हीं पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है, उस पर अगरचे PTI का एक रद्दमल भी आया है, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी बातों में तजादात इतने ज़्यादा थे, जिसमें उन्होंने अपने तरक्की का जिक्र किया 2017 की, जिसमें उन्होंने इमरान खान को लाने वालों का जिक्र किया। भाई, इमरान खान को जो लेकर आया, आपकी बात अगर मान ली जाए, जनरल बाजवा उनको लेकर आया, तो जनरल बाजवा ही तो आपको भी लेकर आया, मुल्क में आपको लेकर आया। आप बार बार ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आप ये क्यों नहीं कहते कि मुझे लाए कौन, 1990 में कौन लाया? फिर उसके बाद सियासत में बार बार आपकी एंट्री कैसे होती रही, मुल्क में आप कैसे वापस आए जब आप 10 साल का मुआहदा करके चले गए थे? फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब इश्तहारी थे, इश्तहारी होते हुए मुल्क से कैसे चले गए और फिर मुल्क के अंदर कैसे आ गए, अदालत में पेश हुए बगैर, सरेंडर किए बगैर अदालत में कैसे आए? तो कौन लेकर आया ये नहीं बताते नवाज शरीफ साहब। बहरहाल, इस पर PTI ने रद्दमल दिया है। PTI ने नवाज शरीफ साहब के बयान पर रद्दमल दिया है और वो उन्होंने कहा है कि
नवाज शरीफ के झूठे बयान तारीखी मस्कारी और अपनी नाअहली छुपाने की एक नाकाम तकरीर थी। नवाज शरीफ अपनी सियासी और अखलाकी शिकस्त कबूल करने के बजाय आज भी 1990 की दहाई के फरसूदा झूठ बेच रहे हैं। हकीकत यह है कि 2024 के इंतखाबात में एक बुजुर्ग खातून और इमरान खान का की कारकुन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उन्हें जेल में बैठकर शिकस्त दी, जिसे फॉर्म 47 पर ओवर राइटिंग और धांधली के जोर पर तब्दील किया गया। एक मसनूई मैंडेट रखने वाला शख्स दूसरों पर उंगली उठाने का हक नहीं रखता, इसमें कोई शक है? नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद से हार गए थे, इसमें कोई शक है? ओवर राइटिंग करके ऊपर नंबर 0 को के इधर 1 लगा के और जो है वो 8 को पता नहीं 0 करके और न जाने क्या क्या करके यास्मीन राशिद के वोटों को कम किया गया और अपने नवाज शरीफ साहब के वोट जो है उनको बढ़ाया गया। इसमें कोई शक है किसी को? इसकी तरदीद तो खुद नवाज शरीफ ने भी आज तक नहीं की। भाई की है तो मुझे बता दें। नवाज शरीफ ने आज तक कहा कि नहीं गलत है, बात है, मैं बिल्कुल हर अपने फॉर्म 45 का जिम्मेदार हूं, मैं बिल्कुल जेन्युइन जीता हूं। गलत कहती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद या उनकी पार्टी। कहा है आज तक नवाज शरीफ? मरियम नवाज ने कहा है कभी मेरे वाले साहब ठीक जीते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। अपने बारे में कभी मरियम नवाज ने कहा? मैं चैलेंज करता हूं, कहा है तो बता देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि नहीं जी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं अपना इलेक्शन बिल्कुल डंके की चोट पे कहती हूं कि मैं अपना इलेक्शन ठीक जीती हूं। नाकाबिले तरदीद तरीके से मैं हर एक को दावत देती हूं कि आएं और मेरे इलेक्शन को चैलेंज करें, साबित करके दिखाएं कि मैं इलेक्शन हारी हूं। कहा है? आज तक नहीं कहा। नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने, मरियम नवाज ने कहा हो, किसी और ने फैमिली के मेंबर ने कहा हो कि भाई हम डंके की चोट पे कहते हैं कि नवाज शरीफ अपना इलेक्शन जीते हुए हैं, आए नवाज शरीफ का इलेक्शन खोल के दिखाएं, हम खोलने को तैयार हैं, आए हम आपको दिखाते हैं, बताएं कहां धांधली हुई है। तो ये तो तयशुदा है ना, मुसल्लमा है, तस्लीम शुदा है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो एक हारा हुआ शख्स जो पार्लियामेंट में जाके आईनी तरमीम पे वोट करता है, तो उसकी तो कोई अखलाकी हैसियत ही नहीं है कि वो कमेंट करें। उसकी क्या अखलाकी हैसियत है? हारा हुआ शख्स जाके पार्लियामेंट में बैठता है और आईनी तरमीम पे वोट करता है, उसकी क्या आईनी हैसियत होगी कि वो इन सारी बातों पे गुफ्तगू करे? अच्छा, फिर नवाज शरीफ का अपना सियासी वजूद ही आमरीत की नर्सरी की पैदावार है। पंजाब का गैर मुंतखब वज़ीर ख़जाना बना, फिर गैर मुंतखब वज़ीर आला बना और ज़िया-उल-हक़ के साए में सियासत करना, यही इनकी असलियत है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो है वो गैर मुंतखब होकर आप वज़ीर ख़जाना बन गए, पूरा पंजाब चलाते रहे, कोई तजर्बा नहीं था आपका फाइनेंस का, आप वज़ीर ख़जाना बन गए, उसके बाद आप वज़ीर आला बन गए, फिर आपको IGI बनाई गई और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ लॉन्च करके आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो ये तो आपको कौन लाया, किसने चलाया, किसकी नर्सरी में आप पले? तो ये बातें भूल गए हैं। आज दूसरों को ताना देते हुए ये याद तो करना चाहिए। जिनके सियासी करियर की बुनियाद आमरीत है वो आज जमहूरियत के लेक्चर दे रहे हैं। पहले अपनी तारीख पढ़ लें, फिर सियासत की बात करें। ये PTI ने रद्द-ए-अमल दिया। मरियम नवाज पाकिस्तान की अनोखी सियासी शख्सियत हैं जो कभी काउंसलर की सीट तक तो नहीं लड़ी, मगर एक दिन उठकर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बना दी गई। ये होती है असल सिलेक्शन, कि कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी लेकिन डायरेक्ट वज़ीर आला बन गई। जिसकी सियासी जद्दोजहद की बुनियाद सिर्फ करप्शन के में सजा पाने वाले बाप का नाम, जाली ट्रस्ट डीड, कैलेबरी फ्रंट और TV पर कहना कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब वो अवामी मैंडेट पर लेक्चर देने की अहल नहीं है। सोशल मीडिया की टीम, स्क्रिप्ट शुदा तकरीरें और फ़ोटो सेशन, यही मरियम नवाज की पूरी तशहीरी सियासत है। मैदान में अवाम उन्हें भी इमरान खान की एक कारकुन के मुकाबले में मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का असल जिम्मेदार समधी सागदार है, वही शख्स जिसने बयान हलफी दिया कि वो शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है, वही शख्स जिसने मसनूई तौर पर डॉलर को रोक कर मुल्क की मईशत में टाइम बम नस्ब किया जो 2018 के बाद फट गया। तो मईशत को तबाह करने का जिम्मेदार तो इसहाक डार है, ये PTI ने रद्द-ए-अमल में कहा है। डार की मुआशी जादूगरी के नाम पर पाकिस्तान की तारीख को सबसे बड़ी मालियाती तबाही का सामना करना पड़ा। आज IMF के सामने हाथ फैलाने वाली हुकूमत इसी डार इकनॉमिक्स का नतीजा है। खुद नून लीग के इनके बाद बनने वाले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया पर कई बार एतराफ़ किया कि मईशत की हालत इतनी अबतर थी कि IMF के पास जाना नागुज़ीर था। तो ये तो खुद मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि भाई अब PTI को के पास मजबूरी थी कि उसने IMF के पास जाना ही जाना था। तो नवाज शरीफ साहब किस मुंह से कह रहे हैं और किस हैसियत में कह रहे हैं कि जी अगर हम होते तो अगर हम मुझे ना निकाला जाता तो IMF से जान छूट जाती। फिर उन्होंने फिर लिखा है कि सन 2018 के इंतखाबात में RTS बैठने से पहले तहरीक इंसाफ की नशस्तें बढ़ने की बजाय बहाल होने के बाद कम हो गई, जबकि नून लीग की नशस्तें 40 से बढ़कर 64 कर दी गई। वो कहते हैं जो RTS बैठा था उसको PMLN को फ़ायदा दिया गया था, PTI की सीटें कम करके नून लीग को दी गई थी।
40 सीटें नून लीग जीत रही थी, लेकिन उसको 64 किया गया ताकि एक तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। 2024 के इंतखाबात में अवाम ने पीटीआई को 182 नशस्तें दी, जिन्हें फॉर्म 47 की मदद से चोरी किया गया, जबकि नून लीग सिर्फ 17 नशस्तों की जमात थी, जिसे रातों रात फॉर्म 47 के बलबूते पर जितवा कर हुकूमत थमा दी गई। और किया भी बड़े भोंडे तरीके से किया, ओवर राइटिंग, ये वो चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही। और ढीठ बन के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, हम आपके फॉर्म 45 नहीं मानते, हम तो वो फॉर्म 45 मानते हैं जो हमने वहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किए हैं, और उसके अंदर ऊपर ओवर राइटिंग और न जाने क्या क्या हिमाकतें की गई थी। नवाज शरीफ दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आईने में अपनी सियासी साख की शक्ल देखें। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने 22 साल अवामी जिद्दोजहद की बुनियाद पर इक़्तिदार हासिल किया। इनके खिलाफ एक पार्टी की करप्शन साबित नहीं हो सकी और सज़ा देने के लिए घटिया तरीन मुकदमात का सहारा लिया गया। वाकई कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने 22 साल जिद्दोजहद की और फिर उसको इक़्तिदार मिला हो। नवाज शरीफ साहब आए थे और आते ही उनको इक़्तिदार देने के लिए ही बनाया गया और लाया गया। भुट्टो साहब का भी यही हुआ। भुट्टो साहब अयूब खान की काबीना में थे, वहाँ से निकले और अचानक आप 2-3 साल के अंदर अंदर इंतखाबात में वज़ीर आज़म बन गए। तो किसी की 22 साल जद्दोजहद नहीं है जिसने ग्राउंड पर जद्दोजहद की हो, पार्टी को बनाया और फिर उसको इक़्तिदार मिला हो। दूसरी जानिब अरबों की जायदादें, मनी ट्रेल का ना मिलना, एवन फील्ड अल अज़ीज़िया के फैसले, स्टाम्प पेपर, सऊदी अरब भाग जाना, इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जाली रिपोर्ट्स बनवाकर अदालतों से 50 रुपये के स्टाम्प पर लंदन भाग जाना, ये सब नवाज शरीफ के सियासी बोझ हैं। पीडीएम की पहली हुकूमत ने आते ही पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें तबाह कर दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने महज चंद हफ्तों में रुपए को 180 से गिराकर 300 से तजावुज़ तक पहुंचाया। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में तारीखी इजाफा किया, मुल्क को IMF के शिकंजे में मजीद कसा, सरमाकारी मुंजमद हुई, सनतें बंद हुई, किसान और ताजिर बदहाल हुए, मुल्क में बेरोज़गार और गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। ये कुछ ख़ानदानों पर मुश्तमिल हुकूमत 2022 के बाद से मुसलसल ऐसे फैसले करती रही जिसने पाकिस्तान को मुआशी तबाही, महंगाई, अदम इस्तेकाम और तारीखी कर्जों के दलदल में धकेल दिया। मुल्क की मईशत पर वो ज़ख्म लगाए जो आने वाली नस्लों तक जान नहीं छोड़ेंगे। ये नवाज का रद्दअमल दिया और आगे भी तो 3 पैराग्राफ्स और भी हैं, लेकिन वो बात लंबी हो रही है, ज़्यादातर बातें मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन चूँकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जवाब दिया गया है इसलिए मैंने आपको इसका बेशतर हिस्सा पढ़ के सुना दिया है। अब देखना ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, क्या वो अपनी इस रिटॉरिक जो है उसको कंटिन्यू करते हैं या फिर एक लंबे अरसे के लिए दोबारा हाइबरनेट कर जाएंगे जैसे कि उन्होंने पहले किया हुआ था। आज बहुत दिन के बाद उनको मंजर-ए-आम पर लाया गया। न जाने किसने इसरार किया होगा कि मियाँ साहब आपको आना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। और देखें जो आदाद-ओ-शुमार हुकूमत ने ख़ुद जारी किए हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो बेरोज़गारी की शरह है वो 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। बेरोज़गारी की शरह बढ़कर इस वक्त जिस फिगर पर पहुँची है ये 21 साल की बुलंद तरीन सतह है बेरोज़गारी की पाकिस्तान में। और मुज़म्मिल असलम साहब ने सही इस पर कमेंट किया है। वो कहते हैं अगर 30 लाख लोग मुल्क से बाहर ना चले गए होते पिछले 3 साल में तो ये जो बेरोज़गारी की शरह है यानी बेरोज़गार अफराद की तादाद जो कि अब 14 लाख पहुँच गई है, वो कहते हैं कि जी 44 लाख होती। इस वक्त 14 लाख नहीं है, बेरोज़गार अफराद में 14 लाख का इजाफा हुआ है पिछले 3 साल में। बेरोज़गार अफराद में 14 लाख अफराद का इजाफा हुआ है, यानी जो बेरोज़गार नहीं थे अब वो 14 लाख ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए। तो इसमें मुज़म्मिल असलम साहब कहते हैं कि अगर 30 लाख लोग बाहर ना चले गए होते तो ये 14 लाख ना होते बल्कि 44 लाख होते इस वक्त, जिनका जो इजाफा हुआ है बेरोज़गारी में। तो ये बात भी ठीक मालूम होती है। तो ये नवाज शरीफ साहब का जो नुक्ता नज़र था, नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसका रद्दअमल पीटीआई की तरफ से आया और उस पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। बड़ी कमज़ोर गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने की है और ऐसी बातें की हैं जिस पर ख़ुद उन्हीं पर तनकीद हो रही है। उनकी बात में किसी बात में भी वज़न मालूम नहीं होता। अडयाला जेल से जनाब आज पैगाम आया है कि जी इमरान खान की सेहत के हवाले से जितनी बातें की जा रही हैं वो सब कयास आराइयाँ हैं, वो सब गलत बातें हैं। इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनकी सेहत को कोई मसला दरपेश नहीं है, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, सेहतमंद हैं। और उनके हवाले से जो भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान से इसलिए नहीं मिलवाया जा रहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है इसलिए उनसे नहीं मिलवाया जा रहा, और एक आदमी ने तो ये भी कह दिया कि खुदा न खास्ता इमरान खान जिंदा ही नहीं है इसलिए उनसे नहीं मिलवाया नहीं जा रहा। तो अडयाला जेल के हुक्काम ने इस पर वाज़ेह तौर पर यह पैगाम बाहर भेजा है कि इमरान खान सेहतमंद हैं और उन्हें कहीं और मुंतकिल नहीं किया गया, उन्हें यहीं रखा गया है। तो ये अडयाला जेल की तरफ से पैगाम आया।
अब आखिर में रही बात कि दो बड़े जो ऐलानात किए गए हैं CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ऐलान किया कि 7 दिसंबर को हयाताबाद में इसी ग्राउंड में एक बड़ा जलसा होगा, बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस वक्त जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब तैयारियों का हिस्सा हैं किसी बड़े एहतजाज के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं शोहदा का, और आज की जो दुआया तकरीब है उसमें चलिए बाज़ और जो मुखालिफिन उन्होंने तो किया सो किया, लेकिन जो अपने थे या करीब रहे थे, मसलन शेर अफजल मरवा साहब ने भी मजाक उड़ाया। आसमा शिराजी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि दुआया तकरीब इन्होंने दुआ किया है तो इनको तो बेहतर था कि कोई दमदरूद भी कर देते, और ऐसा लगता है कि अगली मरतबा ये दमदरूद भी करेंगे बैठ के दुआ के साथ। और फिर उन्होंने कहा कि बल्कि मैंने तो पैगाम भेजा था कि अगर कवाली की भी महफिल हो जाती तो और भी अच्छा था। यानी वो मजाक उड़ा रहे हैं कि आपको एहतजाज करना चाहिए था और आप दुआया तकरीब कर रहे हैं, आप दुआओं से काम करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन मेरा सवाल शेर अफजल मरवा साहब से ये है कि आप कहाँ थे? शेर अफजल मरवा साहब जो हैं ये पिछले साल 26 नवंबर को कहाँ थे? क्या जब गोली चली थी तो वहाँ बैठ गए थे? क्या वो एहतजाज को लीड कर रहे थे? कुछ लोगों ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कारकुनों को उकसाया कि वो डी चौक की तरफ जाएं, आगे बढ़ें गोली लगने से, गोली चलने से ऐन थोड़ी देर पहले कि आगे चलें, लोगों को जज्बाती किया, आगे बढ़ें। और फिर जब गोली चली तो उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। यानी कारकुनों को मुश्तइल करके डी चौक की तरफ आगे बढ़ाकर और वापस चले गए। तो कुछ लोगों ने तो ये इल्ज़ाम भी लगाया। अब ये तो इल्ज़ाम है, मैं नहीं कहता कि इसमें हकीकत होगी, लेकिन कम अज़ कम शेर अफजल मरवा साहब को मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। उन्हें मालूम है गोली तो चली थी, और उन्हें मालूम है कि इतना आसान भी नहीं है कि दोबारा लोगों को गोली चलने के लिए दोबारा यहाँ पर लाया जाए, गोलियों के आगे खड़ा किया जाए, क्योंकि PTI की लीडरशिप ये समझती है कि पक्का हाथ डालना ज़रूरी है। कमज़ोर हाथ डालेंगे तो फिर आप, ये आखिरी मौका है, वो समझते हैं कि आखिरी चांस है, अब अगर नाकाम हो गए तो दोबारा कामयाब होना आसान जो है वो मुश्किल हो जाएगा और उसका रास्ता तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो शेर अफजल मरवा साहब को कम अज़ कम ये ज़िक्र करना चाहिए था कि लोगों को मारा गया, लोग वाकई शहीद हुए थे और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, फैमिलीज़ को इंसाफ मिलना चाहिए। इसकी बजाय वो PTI के लोगों का मजाक उड़ा के और शो में जुगते करके सब हंसते रहे। एंकर पर्सन जो थी आसमा शिराजी साहबा, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसती नहीं। भाई शोहदा के लिए दुआया तकरीब हो रही है, इसमें लतीफ़ेबाजी कहाँ से आ गई? जो हंस रहा था, मुझे हैरत हो रही थी कि हंस क्यों रहे हैं। इन्हें तो इस पर अफसोस करना चाहिए कि कीमती जानें चली गई। चलिए हुकूमत का मौक़िफ़ मान भी लें कि अपने लोगों की फायरिंग से गई हैं, फिर भी कीमती जानें तो गई हैं, तो किसी के मरने पर इस तरह से हंसना जो है वो अव्वल तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं ख़ुद उस वक्त मौजूद था, गोली चलने से थोड़ी देर पहले मैं शो से निकला, अपने शो से निकल के डी चौक चला गया, वहाँ जाके मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, आप जाके देखें, मेरे अभी भी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। और मैंने उसमें भी कहा था कि अचानक गोलियां चलने की आवाज़ें आई हैं और लोग भागना शुरू कर दिए हैं, और मैंने उसमें भी वीडियो में कहा था, और अभी भी पड़ी हुई है वो वीडियो, जाके आप देख लें। मैंने उसमें कहा था कि हर थोड़ी देर बाद कुछ फायरिंग होती है और लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा जमा हो जाते हैं। और उसके बाद मैं जब वहाँ से निकल आया और घर पहुँचा हूँ, थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पर फायरिंग हुई और उसमें इसको ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया गया और लोगों को वहाँ पे मारा गया और लाशें उठाकर जो है वो फिर अस्पताल गई, या जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। तो मजाक तो कम से कम नहीं उड़ाना चाहिए। तो एक तो 7 दिसंबर को जलसे का ऐलान किया है, और ये जलसा भी उन्हीं तैयारियों का हिस्सा है जिनके तहत दोबारा से बड़े एहतजाज का प्लान PTI कर रही है। और दूसरा, आज सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया है कि हर पार्लियामेंटेरियन टिकट होल्डर, चाहे वो जीता हुआ है या हारा हुआ है, वो मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाए। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेक श्योर कर रही है कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें वो करा सकें, ना तौहीन अदालत लग रही है, ना ही इमरान खान का जो अलकादे ट्रस्ट केस है उस की समाअत हो रही है। आप देखिए कितने एतमाद के साथ सरफराज डोगर साहब ने जनवरी से लेकर अब तक इस केस को लटकाया हुआ है, केस ही नहीं लग रहा, समाअत ही नहीं हो रही। कम अज़ कम समाअतें तो करें, समाअत करके चाहे आप इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दें और कहें आपकी दरख्वास्त पर आपकी दरख्वास्त नहीं मानी जा सकती, चाहे आप इसे मुस्तरद कर दें, लेकिन कम अज़ कम केस तो लगाएं। लेकिन कैसी बात है कि केस फिक्स ही नहीं किया जा रहा, और इसी मकसद के लिए इनको सरफराज डोगर साहब को लाया गया था। तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि जो नहीं पहुंचेगा फिर हम उसको नेम एंड शेम करेंगे। वहाँ पर पहुँचें, हर बंदा पहुँचे और पहुँच कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ा होकर पुराने तरीके से डिमांड करे कि इमरान खान के केसेस को लगाया जाए
और उनके केसेस को सुना जाए। तो ये बड़े ऐलानात मेरा ख्याल है किए गए और इसके लिए इससे सिर्फ हुकूमती शख्सियाती या हुकूमत ही परेशान नहीं होगी, मुझे लगता है कि बल्कि मुझे ख़दशा है कि पीटीआई के अंदर कुछ जो सीनियर क़यादत में से लोग हैं वो भी परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अब मतलब वो तो ठंडे ठंडे मीठे चल रहे हैं ना, 2-2 साल से ठंडे कमरों में बैठे हैं। ज़्यादातर लोग तो अलीमीन गंडापुर के होते हुए केपी में बैठे हुए थे, इस्लामाबाद ही आना गवारा नहीं करते थे। कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी का बड़ा ओहदा लेकर बैठे हुए हैं, असेंबली के इजलास तक में नहीं जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो किसी भी जगह पर आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। वो अडयाला जेल भी आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो बड़े लीडर हैं। अभी कल जो आपके बैरिस्टर गौर साहब हैं, कल वो आए तो लोगों ने बल्कि उनको जिस अंदाज में उनके लिए नारे लगाए, कदम बढ़ाओ बैरिस्टर गौहर हम तुम्हारे साथ हैं, तंज़िया अंदाज में, मजाक उड़ाने के अंदाज में। और अलीमा खान साहबा ने कहा कि कभी कभी आएंगे तो फिर ऐसे ही नारे लगेंगे। तो उन्होंने खैर छुप के कहा था लेकिन वो रिकॉर्ड हो गया कैमरे में। तो जो लीडरशिप इस तरह की ठंडी ठंडी चल रही है उनको भी यकीनन इससे परेशानी हो गई होगी कि ये हमें किस काम में लगा दिया है। तो यकीनन जो जिन लोगों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, जब ये लोग नहीं आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद तो उसी दिन डिजिटल मीडिया पर उनके अपने लोग उनको नाम ढूंढ ढूंढ के तस्वीरें लगाएंगे, देखो फलां भी नहीं था, फलां भी नहीं था, फलां भी नहीं था। तो इनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि चाहे सोहेल आफरीदी नेम एंड शेम ना करें, डिजिटल मीडिया पर उनकी पार्टी के लोग तो ज़रूर करेंगे, डिजिटल मीडिया के लोग तो ज़रूर करेंगे और कहेंगे कहाँ गायब थे, क्यों नहीं आए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज पे। तो ये अगला मंगल है, उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कौन आता है कौन नहीं आता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।